आज सवाल सिर्फ मजहब का नहीं है, मजहबी शिक्षा के नाम पर किए गए महाघोटाले का है। आज मुद्दा मदरसे का नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ सरकारी खजाने में सेंधमारी का भी आज सवाल है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो खुलासा सामने आया है वो किसी एक फाइल की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देने वाला मामला है। चलिए अब पूरा मामला सिलसिलेवार आपको बता देते हैं। मिर्जापुर के मदरसों को लेकर हुई एसआईटी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट कहती है कि मिर्जापुर में 89 यानी 89 मदरसों को मनमानी ढंग से मान्यता दे दी गई। मदरसों के आधुनिकीकरण की जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उनके नाम पर बिना सत्यापन के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान 42 मदरसा प्रबंधकों ने उठा लिया। 3 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कर्मचारी भी जांच में फंसे हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम चीजें चल रही हैं। कुल 47 आरोपी जांच के घेरे में है, रडार पर है, यानी ना नियम न सत्यापन, बस कागज चलाए गए, सरकारी पैसा बहा दिया गया। अब बड़ा सवाल, अगर यूपी के एक जिले में यह हाल है तो यूपी के बाकी 74 जिलों में कितने फर्जी मदरसे होंगे, कितने करोड़ रुपए इस तरह सरकारी खजानों से निकाल लिए गए होंगे। यह तो सिर्फ एक मिर्जापुर की बात है और यही सुदर्शन न्यूज का वो खुलासा भी याद कर लीजिए जिसने सिस्टम को हिला दिया था। बिंदास बोल में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने जिस विदेशी मौलाना शमसुल हुदा का भांडाफोड़ किया था, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का ही रहने वाला था, जो 2007 में ही भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया था। 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो संत कबीर नगर के मदरसे में शिक्षक था और विदेश में बैठकर मदरसों के माध्यम से वेतन उठा रहा था। खैर, हमारे इस खुलासे के बाद ही योगी सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, एजेंसी हरकत में आई, आरटीआई दायर की गई, एसआईटी जांच शुरू हुई और मिर्जापुर में फर्जी मदरसों का यह मामला खुलकर सामने आया। और यही नहीं, उत्तराखंड में फर्जी मदरसों का मामला भी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही उठाया था और आज मिर्जापुर का यह मदरसा घोटाला उसी कड़ी की अगली कड़ी है। तो आज जवाब तो चाहिए में सवाल बहुत सीधे हैं, सवालों पर आएंगे। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौजूदा परिदृश्य में। मदरसा या मनी मशीन, करोड़ों का खेल बेनकाब। देखिए, क्या ये मदरसा घोटाला केवल मिर्जापुर तक सीमित है क्या? ये बड़ा सवाल है, पहला सवाल। दूसरा, यूपी के बाकी 74 जिलों में कितने फर्जी मदरसे हैं? क्या कोई राज्यव्यापी ऑडिट की आवश्यकता है क्या, जो योगी जी को करना चाहिए? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का पैसा आखिर गया कहां? मदरसों को फर्जी मान्यता देने में किसका हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता के टैक्स का पैसा किसके संरक्षण में लूटा गया? आज की बहस में तथ्य होंगे, आज की बहस में खुलासे होंगे और जवाबों से बच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज प्रदेश पूछ रहा है, जवाब तो चाहिए। बांग्लादेश में बता आपको दें, यह मामला बेहद गंभीर है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ मदरसों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बता आपको दें, यह मामला वाकई थोड़ा हैरान करता है, चिंता में भी डालता है कि आखिर ये मदरसों की आड़ में चल क्या रहा है। पैनल में कौन कौन से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं लोग, हम बता देते हैं आपको। आप देखिए स्क्रीन पर हमारे साथ प्रोफेसर सुनील शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ गए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद राय जी का इंतजार है, कुछ ही पलों में भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, द्विवेदी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रोफेसर सुनील शर्मा, सर आपके माध्यम से करना चाहूंगा। एसआईटी रिपोर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा की लूट सामने आई है, सरकारी खजाने से जो लूटा गया पैसा है। जो योजनाएं सरकार चलाती है मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर, फर्जी मदरसे जो है बना दिए गए और एक पूरा जो है रैकेट इसमें सामने आया है।
ये पूरा सिस्टम का बहुत बड़ा लूपहोल भी सामने आया है, ये भी समझ में आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद में, जैसा कि हम कह रहे हैं भाई एक जिले में ऐसा है तो बाकी 74 जिलों में किस प्रकार की क्या चीजें होंगी, आपको नहीं लगता कि राज्यव्यापी एक ऑडिट होना चाहिए इस प्रकार के मामलों को सामने लाने के लिए? सुनील जी। आपको और मेरे साथियों को सभी को प्रणाम जी। मैं अब से नहीं अपने छात्र जीवन से ये मानता रहा हूं कि धर्म आधारित शिक्षा देश और प्रदेश में नहीं चलनी चाहिए। और मदरसों के बारे में तो विश्वव्यापी बातें खुली हुई हैं कि वहां क्या हो रहा है, कैसे होता है। पूर्व की सरकारों ने उन्हें कितना ताकतवर बना दिया। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबंद में तो आप जानते ही हैं कि उसमें आदमी जा नहीं सकता था। उसमें आप मानिए कि बड़े से बड़े व्यक्ति के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही देश और प्रदेश में सरकारें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और पूरी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि मिर्जापुर में जो खुलासा हुआ है, इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में एक ऑडिट होना चाहिए। एक बात और इसके साथ में जोड़ देना चाहता हूं जी। मेरे वरिष्ठ हैं द्विवेदी जी, मुझसे सहमत होंगे और हो सकता है रिजवी जी भी सहमत हो जाएं। मेरी मान्यता पढ़ते टाइम से एक बात की रही है। मैंने एक डिबेट में भी एक बात कही थी जी। तो सुनने वाले लोग चौंक गए थे। इसे अन्यथा ना लें। शिक्षा में राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयकरण का होना बड़ी आवश्यकता है। मैंने उस डिबेट में ये कहा था कि पढ़ा लिखा मुस्लिम, अन्यथा ना ले इस बात को, ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर उसकी शिक्षा में राष्ट्रवाद नहीं हुआ है, उसके उदाहरण हैं। अभी आपने डॉक्टरों के प्रकरण देखा होगा। उससे पहले जब मैं पढ़ता था तो एयरोनॉटिकल इंजीनियर था जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया। ओसामा बिन लादेन पढ़ा हुआ था। ठीक है, ओके। मौलाना मसूद पढ़े हुए थे। ओके ओके, अब तो मेरा बने रहेगा एक बार फटाफट ओपनिंग। मदरसों में जो शिक्षा है, हाँ, इसके ऑडिट के साथ साथ ठीक है, ओके, वहां शिक्षा का भी स्वरूप बदलना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। और भी बड़े सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछूंगा, बातचीत होगी। लेकिन जो बाकी पैनलिस्ट हैं, मैं चाहूंगा एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हो जाए। आनंद जी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नाम पर ये जो भ्रष्टाचार हुआ है मदरसों में, जिन मदरसों को फर्जी मान्यता दे दी गई आनंद जी, उसके बाद में 10 करोड़ रुपए से मिर्जापुर का ये मामला सामने आया। एक आरटीआई जो है वो दायर की गई, उसके बाद में एसआईटी जांच और तमाम चीजें। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी देख रही है, क्योंकि ये मदरसे आपके सरकार के समय से या उससे पहले से भी संचालित हो रहे हैं? इस देश की आजादी के बाद सर्वप्रथम किसी न किसी के कार्यकाल में शुरू हुए होंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद संचालित करने का काम सरकार का होता है। उसकी देख रेख, उसके बिल्डिंग पे, उसके रख रखाव पे, उसकी शिक्षा पे, तो सब कुछ देख रेख सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे कि इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार नारा देती है कि प्रदेश स्वस्थ प्रदेश, मस्त प्रदेश, बहुत ऐसे बड़े बड़े नारे आते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन संलिप्त, तो पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो इसमें संलिप्त हो उस पे कड़ा कानून बना के, जो दलाली मक्कारी किए लोग, उस पे उनकी कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करिए। चाहे वो सरकार से संबंधित हो, चाहे सरकार के बाहर से संबंधित हो। तो इस पे मेरी यही प्रतिक्रिया है कि इस पे थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सरकार में संलिप्त लोग कर रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई करने का काम सरकार को ही करना। ठीक, ओके। आप प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 अधिकारी समेत 42 लोग हैं इसमें जो सामने आए हैं। ये जो बड़ा घोटाला हुआ है, एक बात तो तय है कि बिना अधिकारियों के मिली भगत के संभव नहीं था। उनकी भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? द्विवेदी जी। सरकारी धन का किसी भी विभाग में घोटाला बिना सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत के संभव नहीं है।
तो जैसा स्पष्ट हुआ है आपके चैनल की रिपोर्ट में जी कि ये कई अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और स्टाफ के विरुद्ध एफआईआर हुआ है। बिल्कुल। और जिन मदरसा संचालकों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो एफआईआर होना, अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो दोषी हैं पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होनी चाहिए। एक बात आप एक प्रश्न उठाए हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए और मदरसों के बारे में इस तरीके की ऑडिट नहीं होना चाहिए? और बीजेपी प्रवक्ता भी कहते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट करेगा कौन? ऑडिट तो सरकार कराएगी, तो सरकार को कराना चाहिए। इसको किसने रोका है? धीरे धीरे इस प्रकार से ऑडिट करावे कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो और ऑडिट का कार्य भी हो जाए। प्रदेश में हजारों मदरसे हैं, आपने अभी उल्लेख किया, और वो सर्वविदित है कि आजमगढ़ के शमसुल हुदा खां किस तरीके से कई वर्षों जो है वेतन भी लिए और ब्रिटिश नागरिकता भी रही, कभी वहां मदरसे में पढ़ाने नहीं गए और पेंशन भी पा रहे, पेंशन का भी आदेश हो गया। ये बड़ा अजीब केस है, ये यूपी में ऐसा होना बड़ा चिंताजनक है। तो अरे सर ये तो छोड़िए, अभी तो ये पता चला है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अभी ये पता चला है कि अभी बलरामपुर में 4 दिन पहले फर्जी शिक्षक पकड़ में आए हैं मदरसों में पढ़ाने वाले। वो किस प्रकार से उनकी भर्ती हुई और किस प्रकार से वेतन कोई और उठा रहा था, इस पे बाकायदा एसएसपी का बयान सामने आया है, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ऑडिट होगा, सावधानी पूर्वक ऑडिट होगा, तो निश्चित रूप से अनियमितताएं जो है वो पकड़ में आएंगी और जो दोषी लोग होंगे कार्रवाई होगी। और जब ये शुरुआत होती है तो और तमाम अवैध कार्यों में लिप्त मदरसे के संचालक वगैरह सतर्क हो जाते हैं और अपने काम को धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं। तो ऑडिट तो होना चाहिए, मेरा मत है, ये मेरी निजी राय है, और ऑडिट होने से निश्चित रूप से धीरे धीरे सुधार होगा। ठीक है, अच्छा और जो लोग जी सर, जी मैं लौटूंगा इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी का भी हो जाए सर, प्लीज बने रहिएगा। लेकिन रिजवी जी, मैं आपसे बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता दूं कि इस पूरे मामले में जो अभी मुझे जानकारी मिली है, उप निदेशक आजमगढ़ मंडल विजय प्रताप यादव, उप निदेशक गोरखपुर विनोद जायसवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोनभद्र पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और धारा 120B के तहत सिफारिश हुई है एफआईआर दर्ज करने की। तो ये लोग उस समय तत्कालीन रहे और लोगों ने बड़ी मिली भगत से तमाम चीज़ों को अंजाम दिया और मोटा पैसा यहाँ से निकाला। अब अलग अलग जिलों में है, मामले जो है इनके ऊपर दर्ज हो रहे हैं। एनीवेज रिजवी जी, मैं आपका सवाल, आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये फर्जी मदरसों के नाम पर सरकारी पैसा लूटना, सर ये इस्लामिक तालीम की छवि को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और इसको आप एक बतौर मुस्लिम स्कॉलर किस प्रकार से देख रहे हैं मदरसों को और उसमें दी जा रही है आजकल शिक्षा को? देखिए मोहतरम, इस्लामी शिक्षा तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल होना चाहिए। मगर जो मदरसों ने जो निज़ाम बनाया है, सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम ने बदनाम कर दिया। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है रिजवी जी, आ रही है। वो सुनील जी तक नहीं जा रही, हम देख रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम देखेगी उन तक आवाज क्यों नहीं जा रही। आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। अच्छा। तो इन मदरसों ने जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम ने मदरसा की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। खुद जो है वो कटघरे में खड़े हुए और गलत तरीके से मान्यताएं ली। दरअसल ये मामला आधुनिक टीचर का है। आधुनिक टीचर के तहत में इस तरह की मान्यताएं ली गई। मिर्जापुर ही नहीं बल्कि आप 75 के 75 जिले में अगर आप देखेंगे, इसी तरीके से हर जिला मिर्जापुर नजर आएगा, हर जिला मिर्जापुर आपको नजर आएगा। बहुत इसमें गड़बड़ झाला हुआ और मदरसा प्रबंधक और अल्पसंख्यक विभाग का ऑफिस, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और किलर, ये और एक डायरेक्टर जो लखनऊ में बैठता है, ये 4 लोगों की मिली भगत से ये सारा खेल चलता था। और पूरा खेल चलता था। 16,000 रुपया तनख्वाह दी जाती थी। और ये स्कीम शुरू किसने की थी? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब HRD मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए आधुनिक टीचर हर मदरसे में लागू करने का आदेश जारी किया था।
तो उसमें से 5,000 रुपया स्टेट देती थी और बाकी पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से ये शुरुआत हुई थी, मगर शुरुआत बहुत अच्छी थी और शुरू में इसका फायदा भी बच्चों को मिला, काफी बच्चों को फायदा मिला। उसके बाद में जिस तरीके से ये गड़बड़ झाला चलता रहा और ये 4 लोगों की सांठगांठ शुरू हुई, तब से जो है यहाँ पर जो है वो रिश्वत का और घोटाले का काम शुरू हो गया। पूरी मदरसा शिक्षा को इन्होंने चरमरा के रख दिया और बदनाम करके रख दिया। आज जो हम और आप बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए डिबेट में सभी लोग कह रहे हैं, तो वही तो दर्द बयान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मान्यता के लिए मैंने भी, एक साहब मेरे पास में आए, बहरेज के रहने वाले थे, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत आप सिफारिश कर दिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कि मेरी मान्यता हो जाए। तो मैंने आरपी सिंह को फोन किया, उन दिनों अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसे फोन पे काम नहीं चलता है, आप मेरे पास में उस आदमी को भेज दीजिए। मैंने उस आदमी को भेजा, तो जब मैंने भेजा तो उस आधुनिक टीचर की मान्यता के लिए उन्होंने 2 टीचरों की मान्यता होती थी एक मदरसे में, 2 से 3, तो उसकी मान्यता के लिए उन्होंने फी टीचर 50-50 हजार रुपया मांगे। फिर उस आदमी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा कि छोड़ो, कोई मानता होता नहीं लेना है, रिश्वत दे करके शिक्षा का काम नहीं करना है ये। तो आरपी सिंह ने बहरेच में, अगर आप देखेंगे तो दूसरा मिर्जापुर बहरेच मिलेगा, बलरामपुर की आप मिसाल दी, ये तीसरा मिर्जापुर है बलरामपुर। इसी तरीके से 75 जिले के पूरे 75 जिले ऐसे ही। नहीं, अब देखिए रिजवी जी, एक आरटीआई कार्यकर्ता है इरशाद अली, इन्होंने 143 मदरसों की जांच को लेकर आरटीआई दायर की थी, शिकायत की थी, कंप्लेंट की थी। 89 मदरसे फर्जी पाए गए। सोचिए 89 मदरसों को मंजूरी दे दी गई बिना सत्यापन, बिना जांच के। ये सब चल क्या रहा है सुनील जी, जरा बताइए, हम जानना चाहते हैं। अब सरकार है, हर एक चीज को बहुत करीब से देख रही है, जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बिल्कुल ये प्रशंसनीय है, लेकिन ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ये सिस्टम की कितनी बड़ी गड़बड़ी है, वो किसी एक फाइल की गड़बड़ी नहीं लगती सर, ये पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा होता दिखाई दे रहा है मुझे। सुनील जी, ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि अभी की हैं, प्रदेश में पहले से चला आ रहा है। और एक बात और है कि अगर सरकार हमारी एकदम कार्रवाई करती है तो एक विपक्ष पूरा हल्ला खड़ा कर देता है कि धर्म विशेष की शिक्षा के विरुद्ध, धर्म विशेष के विरुद्ध सरकार काम कर रही है। तो स्नेह जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए जैसे मिर्जापुर में हुआ, मैं भी सहमत हूं। और मुझे लगता है कि सरकार पूरी पैनी नजर इस पर रखे हुए है और कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी जिला नहीं बचेगा जिसका ऑडिट नहीं होगा। सारे मदरसों की जांच होगी, लेकिन अच्छा एक साथ सुनील जांच जी, करने का सुनील जी, मतलब आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा सर। आनंद राय जी सपा के जो प्रवक्ता, उनसे मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद आप यहीं से आगे बात अपनी बढ़ा दीजिएगा। आनंद जी, जैसा कि अभी सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि राज्यव्यापी ऑडिट होना चाहिए, अगर ऐसा होता है कई और मदरसों के नाम आते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, फर्जी मौलाना, फर्जी टीचर जो है पकड़ में आते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? क्या ये अपेक्षा रखें, क्या आप ये मांग करेंगे कि सारे मदरसों की राज्यव्यापी ऑडिट होनी चाहिए, हाँ या ना? आनंद जी, उसके बाद सुनील शर्मा जी अपनी बात यहीं से शुरू। हाँ आनंद जी, देखिए, समाजवादी पार्टी खुल के सहयोग करेगी सरकार का, लेकिन सरकार ऐसा कार्य करे तो सरकार खुद संलिप्त है, सरकार के अधिकारी संलिप्त हैं, सबका टेबल बंधा हुआ है, किसको कहाँ पैसा जाना, जांच करने वाले भी सरकार के ही लोग हैं। तो जांच करे तो जो भी हो साफ सुथरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जांच हो रही तभी तो गिरफ्तारियां हो रही है, तभी एफआईआर दर्ज हो रही है। सुनील जी, अब यहाँ से आप बढ़ाइए आगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया वो सहयोग करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई काम करिए। आनंद जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, नियत साफ है तभी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, तभी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। द्विवेदी जी भी समझ सकते हैं, मेरी बात का समर्थन भी करेंगे। अगर सरकार की मनोदशा खराब होती, अरे सुदर्शन चैनल ने आप सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, आपकी बात मैंने पूरी ध्यान से सुनी। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, कोई अधिकारी नहीं बख्शा जाएगा। ये जो जड़ें उत्तर प्रदेश में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं पीछे से, उन जड़ों को उखाड़कर फेंकने में समय लगेगा
और वह धीरे धीरे काम हो रहा है। आजमगढ़ से शुरुआत है और गाजियाबाद तक कोई मदरसा नहीं छोड़ा जाएगा जी। कोई अधिकारी नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। नियत बिल्कुल साफ है। अगर नियत में खोट होता, सरकार के, आपने कहा सरकार के अधिकारी जांच कर रहे हैं, तो फिर एफआईआर सरकार के अधिकारियों पे क्यों होती? ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी मौलाना, कोई भी शिक्षक इसमें जो संलिप्त है वह बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। समय जरूर लग सकता है क्योंकि आपकी सरकारों में, वो तो आनंद जी कह रहे हैं, तो यहाँ तो सरकार मिली हुई है, अधिकारी सरकार के संरक्षण में, सबके टेबल बंधे हुए हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आनंद जी। तो ये आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर टेबल बंधे हुए होते तो क्या इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज होता? 4 बड़े अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो रहा। इनके समय के अधिकारियों, ये अपना अनुभव बता रहे हैं। अच्छा, इनके समय के जो अधिकारी वहां स्थापित हुए बैठे हैं, उन्हें भी उखाड़ के फेंकने में समय लग रहा है। उन्हें आदत हो गई है इस तरह के भ्रष्टाचार करने की। और अगर साफ सुथरे अधिकारियों को लाया जाता है तो फिर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सरकार को चौकन्ने होकर काम करना पड़ रहा है। धर्म के आधार पर घेरने का प्रयास करेंगे, फिर मेरी तो ये मांग है, हमारी ये मांग है, सुदर्शन न्यूज की ये मांग है कि ये मदरसा आधुनिकीकरण योजनाएं जो भी सरकार चलाती है, इनको तब तक एटलीस्ट रोका जाए तब तक कि सत्यापन प्रॉपर पूरा ना हो जाए, एक एक मदरसे का ऑडिट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप मदरसों को आधुनिक करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो सही जगह पहुंचे तो पैसा, उन बच्चों के लिए पैसा अगर आप लगा रहे हैं मुसलमान बच्चों के लिए। आशीष जी, एक बात कहूंगा बस। हाँ, मेरी बात से द्विवेदी जी भी सहमत होंगे, आनंद राय जी भी सहमत होंगे और रिजवी जी भी सहमत होंगे। हाँ, आर और रिजवी जी। मदरसों में आधुनिकीकरण की शिक्षा तब तक लागू नहीं होनी चाहिए जब तक राष्ट्रवाद का एक लेक्चर ये स्वीकार ना कर ले। नहीं तो ये अब्दुल कलाम पैदा नहीं करेंगे, ये मदरसे पैदा करेंगे विस्फोट। मैं बाण डंके की चोट पर कहता हूं, जिस तरह से डॉक्टर मिले हुए हैं, डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया, उसी तरह से ये मदरसों से निकलेंगे। मदरसों में, मैं मदरसों की बात नहीं करता, ओके, जो भी शिक्षा भारत में पद्धति है, मैं एक लेक्चर भारतीय राष्ट्रीय का चलना चाहिए। ओके, देखिए सभी हैंड रेस कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद जी आप अपनी बात रखें उससे पहले रिजवी जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कम समय दूंगा सर, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर आनंद जी आपके पास। जी, सुनील जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है, मदरसों में जो आधुनिकीकरण की ये स्कीम थी ये खत्म हो गई है 2 साल से। 2022 से खत्म हो गई है, पिछले 5 साल तक ये चलती रही है, पैसा मिलता रहा है, उसके बाद से खत्म हो गई। इसकी जानकारी सब लोग रख लीजिए। अच्छा, अब मैं भी इस बात के पक्ष में हूं कि राष्ट्रव्यापी जो है वो इस सिलसिले में कार्रवाई होना चाहिए और स्टेट लेवल पर एडिट होना चाहिए और राष्ट्रवादी सोच का लेक्चर होना चाहिए। मगर सुनील जी, जो काम 50 रुपए में सपा गवर्नमेंट में होता था और आज की गवर्नमेंट में वो काम 100 रुपए में होता है, ये सुन लीजिए। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भाई, सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का काम कर रही है। रिजवी जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, मेरे पास में हाथ है, वो हाथ में आपको पेश कर दूंगा। चलिए, वो हाथ है वो मैं पेश कर दूंगा। इस पर मैं सुनील जी आपका जवाब लूंगा, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक मिनट में जवाब देके जाऊंगा। आरोप लगाया कि द्विवेदी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी से शिकायत की पोर्टल पर? जिस अधिकारी ने आपसे रिश्वत मांगी, क्या आपने उनके पोर्टल पर डाला? मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम एक पोर्टल चला रखा है, आप उस पोर्टल पर गए क्या रिजवी साहब? चैनल पर आरोप लगाना विषय अलग है। ठीक है, ओके। आपको अगर मैं तो अभी नाम तो बता चुका हूँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो नाम भी बताया, अधिकारी का नाम तो मैंने बता दिया, फिर भी आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, ध्यान दे तो अलग बात है। आपको अधिकारी का मैंने नाम तक बता दिया, जिला का नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद अभी न सुने तो कोई बात नहीं है। बस सुनिए, ठीक है आनंद जी, ये दावा करने से फायदा नहीं है। आनंद जी भाई आरोप ये लगे। ओके ठीक है रिजवी जी, आ रहा हूं मैं, समय सीमित है थोड़ा सा, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बात हो जाए ना। कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी पैनलिस्ट है सभी से ज्यादा बात होगी तो तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। प्लीज थोड़ा सा डाउन कीजिएगा आनंद जी। मैं आ रहा हूँ, आपको मौका मिलेगा सुनील जी, मैं बता दूंगा क्या कहा उन्होंने, मैं लौट कर आऊंगा। आनंद राय जी गंभीर आरोप सुनील जी ने भी लगाया कि ये जो अधिकारी है ना, इनको भ्रष्टाचार की आदत आपके सरकार के समय में लगी,
जिसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार अब पकड़ रही है ऐसे तमाम जो ब्लैक शीप है उनको, और उनको निकाल कर बाहर लेकर आ रही है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो ये सब सिखाया आप ही ने है अपने इन तमाम अधिकारियों को, आपकी सरकार के समय के हैं, सारे पाले हुए। 8 से 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार को जी, और 10 साल से ज्यादा केंद्र की सरकार में हो गया। डबल इंजन की दोनों जगह सरकार है। ये अभी तक यही नहीं जान पाए कौन भ्रष्ट है कौन सही है। आनंद जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज तो देखिए, अभी तक तो इनको यही नहीं पता कि कौन भ्रष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो अभी तक ये नहीं जान पाए। आनंद जी आवाज नहीं आ रही है, आशीष जी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज एक बार चेक कीजिए, सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, बाकी पैनलिस्ट की उस पर विशेष ध्यान दीजिए। सुनील जी के कमेंट्स बेहद महत्वपूर्ण होंगे आज। अब आनंद जी अपनी बात रखिए। तो वही कहना चाहता हूँ आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि जब इनको यही नहीं पता कि कौन सा अधिकारी करप्ट है, कौन सा अधिकारी ठीक है, तो अभी तक ये 8 साल 9 साल से कौन सा कार्य कर रहे हैं माननीय योगी जी। ये जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस पे कोई काम नहीं होता है। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम कह रहे हैं सामान्य जीवन के लोगों, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। सामान्य लोगों सुनील जी मैं के कोशिश जीवन कर रहा हूँ, में कोशिश कर रहे हैं सुनील जी, कोशिश। सामान्य मेरी लोगों आवाज के मिल रही है? एक मिनट सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सरकार कौन सा ऐसा कार्य कर रही है कि सुनील जी जो मेरी लोगों आवाज के मिल रही है हित में आपको? सुनील जी को फिर से जोड़िए, डिस्कनेक्ट करके उनके कमेंट्स आज महत्वपूर्ण है, तो प्लीज उन तक आवाज जानी बहुत जरूरी है। तो प्लीज पीसीआर इसको देखिए। आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर द्विवेदी जी की तरफ बात बोलने दिए। तो ही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये 9 साल में यही नहीं पता। अब ये इनको चाहिए कि 50 साल इनको दिया जाए, तब ये अधिकारी पता कर पाएंगे कि अधिकारी कौन सा करप्ट है और कौन सा ठीक है। सभी संस्थाएं इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी किसी भी नेता को दाल नहीं डालते हैं। वो कहते हैं कि नेता सब भ्रष्ट हैं, अधिकारियों से ही कहते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो इस उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हैं। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। द्विवेदी जी, सर बतौर एक अधिकारी आप जरा बताइए, क्या इस घोटाले में मनी ट्रेल की जांच करना आवश्यक नहीं है क्या? कि शायद बड़े चेहरों तक तभी पहुंच पाएंगे हम, और ये कितना आवश्यक है इस जांच को आगे बढ़ाना यहां से? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनी ट्रेल का पता करना, उस पर जांच होना आवश्यक है। तभी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार में एकत्र की गई धनराशि कहां से कहां गई, वो ज्ञात हो पाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। एक बात मैं और आपसे कहना चाह रहा था, जब ये भाजपा प्रवक्ता राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं, उस पर मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 14,000 मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त 14,000 मदरसे हैं, और 14,000 इसमें गैर मान्यता प्राप्त भी कुछ सम्मिलित हैं। लेकिन इनमें से केवल 560 मदरसों को ही प्रदेश सरकार फंड्स देती है। और जिन मदरसों को प्रदेश सरकार की तरफ से फंड्स दिए जाते हैं, धनराशि दिए जाते हैं, उन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के अलावा एनसीईआरटी की और विषयों की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। तो उनमें राष्ट्रवाद की बात रहती है, लेकिन ये केवल उन्हीं मदरसों के लिए लागू होती है जो जिनके लिए पैसा सरकार देती है। तो ऐसे मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश में 560 है। बाकी जिनको फंड्स नहीं दिए जाते हैं और पंजीकृत है, उन पे भी धार्मिक शिक्षा प्लस कुछ और चीजों की पढ़ाई होती है। ये मेरा कहना था। ठीक है सर, बहुत आभार आप सभी का, आप सभी ने समय दिया। प्रोफेसर सुनील शर्मा जी, रिजवी जी, आनंद जी और द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत आभार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। देखिए, मिर्जापुर के मदरसों को लेकर एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 89 मदरसों को मनमानी तरीके से मान्यता दे दी गई और मोटा पैसा उठाया गया, सरकारी खजाने में डाका डाला गया। 10 करोड़ सिर्फ मिर्जापुर में 42 मदरसा प्रबंधकों के नाम है, 3 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के नाम है। एफआईआर इसमें जो है वो दर्ज हुए हैं। लेकिन सवाल जस के तस है कि अगर एक जिले में यह हाल है तो बाकी 74 में क्या स्थिति होगी? इसकी जांच बहुत आवश्यक है। राज्यव्यापी ऑडिट मदरसों की बहुत आवश्यक है। इस डिबेट में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।